कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत सबका। अविनाश गहलोत जी आप यहाँ पर पधारे। बहुत अहम जिम्मेदारी है आपके पास अविनाश जी। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले सवाल शायद सबको दिलचस्पी उसमें रहती है कि हम राजनीति से ही करें। देखिए, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है और रूमा देवी उसका एक एकदम उदाहरण है, एक अव्वल और सफल उदाहरण है। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, युवा भी जुड़े हुए हैं, और हमने देखा है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर का जो मूवमेंट है, जो स्कीम्स हैं, वो लोगों को एक सफल तरीके से बांधता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस साल जो आपका जो मूवमेंट है कोऑपरेटिव्स का, उससे आप ग्रास रूट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करके पार्टी को भी एक राजनीतिक लाभ मिलता है, क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कि कोऑपरेटिव्स के ज़रिए जो हम महिला समूह को जो सशक्त कर सकते हैं, और महिला बहुत अहम वोट बैंक है, तो क्या ये एक उद्देश्य भी रहता है या ये कोलैटरल एडवांटेज है इसका? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इस बार अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव वर्ष भी है, और अभी हाल ही में माननीय अमित शाह जी जब पूरे देश के अंदर इस अभियान का आगाज उन्होंने किया था, उन्होंने राजस्थान की वीरों की भूमि को चुना। अभी हमने देखा 17 तारीख तक बड़ा लाखों की संख्या में कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े बहुत सारे लोगों ने जयपुर की इस पिंक सिटी में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। और ये सहकार से समृद्धि का एक बड़ा अभियान है, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जिसको हम लोग चाहते हैं, जिसमें महिला शक्ति है वो भी जुड़े, हमारी जो नौजवान है और यूथ है, उसके साथ में राजस्थान प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो सहकारिता में इंटरेस्ट रखता है, सहकारिता के माध्यम से प्रदेश को विकास के स्थान को हम लोग और ऊपर कैसे पहुंचा सके, इसलिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। मुझे कहते बड़ी खुशी है कि सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश के अंदर 5वें नंबर पर है, और ये अमित शाह जी ने खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को इस बेहतरीन काम के लिए धन्यवाद दिया है। तो मुझे लगता है राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इस सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने लगातार ये कहा है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स थी वो उनका चुनावी प्लैंक था, और उनका कहना है कि उनकी काफ़ी स्कीमें बंद कर दी हैं इस सरकार ने। फॉर एग्जांपल, जैसे गिग वर्कर्स के लिए जो लेके आए थे वो, कि उनका कोई उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और उन्होंने सोशल जस्टिस नेशनल लेवल पे भी बात की थी। तो गिग वर्कर्स का जो स्कीम है, जो वो एक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाया। क्या आप इसके लिए प्रयासरत होंगे, या आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस सरकार के समय में महज अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सिर्फ 5 साल सरकार बचाने के लिए जिस कांग्रेस सरकार ने अपना समय निकाला, उसी से जनता त्रस्त थी। त्रस्त होने के बाद में सत्ता से उनको बेदखल किया, और मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार राजस्थान में बीजेपी की बनी, उसके बाद से लगातार हमने अच्छे काम करने का प्रयास किया है। और रही बात सोशल सिक्योरिटी स्कीम की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के प्रभावी मार्गदर्शन में मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि एक भी योजना जो वेलफेयर स्कीम थी, जो पूर्व सरकार की थी, उससे पहले चल रही थी, हमने किसी को बंद नहीं किया। हमने उसमें और उसको अच्छा बना करके और अच्छा अलग तरीके से उसको लोगों को अधिकतम फायदा कैसे मिले, इसलिए हमने उसको लागू किया है। आप जो कह रहे हैं उसमें कई आलोचकों ने ये भी कहा था कि कांग्रेस एक्चुअली डिस्पाइट सो मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स, वो हार इसलिए गए क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी नहीं था, एंड एंड में 1 साल में जाके, जैसे हम जब वोटर्स के पास जाते थे, तो एक धारणा ये भी थी कि आखिरी साल में ये घोषणाएं क्यों। तो अगर आप उसको असेस करें तो क्या ये आपको लगता है कि वो सही है? और दूसरा जो है, क्या आपको लगता है कि जैसे हम राजनीतिक फ़ायदा का कहते हैं, सरकार तमाम स्कीम्स लॉन्च कर ले, खासकर सोशल वेलफेयर में, लेकिन जब तक लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो तो एक्चुअली उसका बेनिफिट नहीं मिलता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस सरकार हमेशा, मैं राजस्थान की स्पेशली बात करूं तो उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर लोगों से झूठे वादे किए, वादे करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन जब उसकी वादों की इंप्लीमेंट की बारी आई तो वो पीछे रह गए, मुकर गए, और उसी का परिणाम था कि लगातार चुनाव के अंदर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय, जब 18 से 23 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 5 साल तक कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया राजस्थान के लोगों को फायदा मिले। लेकिन जब चुनावी वर्ष था, अंतिम साल था, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कि उनको पता था कि हम लोग दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन इन घोषणाओं का जो आर्थिक बोझ है जो आने वाली सरकार पर होगा, इसलिए उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर, मैं कह रहा हूं, राजस्थान के लोगों को जातियों में बांटने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। जातियों के नाम पर लगभग 45 के करीब उन्होंने बोर्ड बनाए
किसी के अंदर भी 2-4 को छोड़ के किसी में नियुक्ति नहीं करी यहाँ। और चूंकि उनको पता था कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो आने वाली सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा, लोग कहेंगे कि हमारी बोर्ड की नियुक्तियां हो, तो ये सारा जो है असमंजस की स्थिति पैदा कांग्रेस ने करी। हमारे मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ही हमने हमारे चुनावी साल के बाद जब सरकार बनी, सरकार के पहले ही कार्यकाल के अंदर हमने राजीव राजस्थान को आयोजित किया। और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि 35 लाख करोड़ का एमओयू हमने किया निवेशकों के साथ में। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और मैं बताता हूं, किसी भी राइजिंग राजस्थान के इन्वेस्टमेंट की अगर सक्सेस रेट हम देखेंगे तो 10% है। इससे पहले भी किसी स्टेट का अगर आप रेशियो देखेंगे 10% है, और वो पूरे 5 साल का बताता हूं। अभी हमारे मुख्यमंत्री के लगातार मॉनिटरिंग के कारण हमने 35 लाख करोड़ के बदले में लगभग 4 से 4.5 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतार दिया है। और ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। और लगातार प्रयास हमारी ये है कि हम इसके सक्सेस रेट को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि देश के अंदर कहीं भी अगर राइजिंग राजस्थान के नाम से, इन्वेस्ट के नाम से अगर कोई बात आएगी तो देश के इन सभी राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर आएगा। तो ये राजस्थान की जनता का विश्वास जो है मुख्यमंत्री के प्रति है, बीजेपी के प्रति है, सरकार के प्रति है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बातचीत में, इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और मैं यूं कहूंगा कि ट्रबल शूटर, क्योंकि जो बड़े मसले, कोई बड़ा मुद्दा, कोई विपक्ष का बड़ा हमला, सरकार को डिफेंड करने के लिए आप सबसे आगे रहते हैं। तो सर, शुरुआत करते हैं। जोगाराम जी, राजस्थान की इसी धरा से एक बड़े नेता अशोक गहलोत निकले हैं और एक नई बहस उन्होंने छेड़ दी है, 1.5 साल बनाम 5 साल। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, आप इस मुद्दे को क्या सही मानते हैं? क्योंकि सीएम साहब कई बार कह चुके हैं कि 1.5 साल का जो कार्यकाल है मौजूदा सरकार का, पिछले 5 साल पर भारी है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत मरुद्रा की दरसा से आते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। मैं उनसे नम्रता से निवेदन करता हूं कि हमने 1.5 साल में जो काम किया है वो तथ्यों के साथ हम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट मीडिया पे दे रहे हैं। अगर उनमें से एक भी तथ्यात्मक रूप से गलत है तो एनडीटीवी इंडिया की मार्फत मैं उनसे निवेदन करता हूं नम्रता से, वो आकर के किसी भी प्लेटफार्म पर ये बता दे कि ये तथ्य गलत है, या उनके 5 साल या 1.5 साल। हमने अनेक काम बताए जो उनके 5 साल से भी ज़्यादा हमने 1.5 साल में किए। बहस के लिए आप चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल बहस के लिए, मैं, वो बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, चुनौती तो मैं क्या दूं। मैं नम्रता से उनसे आग्रह करता हूं कि आपके एनडीटीवी इंडिया के ऐसे ही मंच पर आकर के वो अपने 1.5 साल के, 5 साल के आंकड़े बता दें और हमारे 1.5 साल के, 5 साल आंकड़े नम्रता से सुन लें। किसी भी फील्ड पर अगर लेंगे राजस्थान की वर्तमान भजनलाल सरकार के कार्यकाल के दौरान, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, अस्पतालों में डॉक्टर लगाने, नर्सिंग स्टाफ लगाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में सबसे हम सवाया हैं, उनके 5 साल से भी ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मजाक का विषय बन गया है, बुद्धिजीवी वर्ग चर्चा कर रहा है कि तुलना कैसे हो सकती है? तुलना ऐसे हो सकती है कि हमने 70,000 की नौकरी अभी 1.5 साल में दी, वो बता दे 1.5 साल में या 5 साल में कितनी दी। हमने राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमयू किए, 4 लाख करोड़ के धरती पर आगे, वो बता दे उसने। हमने उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की और दक्षिणी राजस्थान को 4 भागों में बांटकर पेयजल समस्याओं के समाधान का जो विषय सुलझाया, ERCP किया, अमृता समझौता किया, वो बता दें कि उनके शासनकाल में क्या हुआ। यमुना जल समझौता के लिए उन्होंने क्यों अटकाया, क्यों नहीं मीटिंग अटेंड की। हमारा ERCP के लिए तो वो क्यों नहीं 5 साल तक उसको चिट्ठियाँ लिखते रहे, एक भी मीटिंग में बुलाने के बावजूद भी क्यों नहीं गए। रोजगार, एमर्जिंग राजस्थान, राइजिंग राजस्थान के अलावा वो ये बता दें कि हमने किसान सम्मान निधि बढ़ा करके केंद्र सरकार के अलावा की, उन्होंने क्यों नहीं की। पूरे 5 साल के अंदर जो सरकार बड़े बड़े होटलों में बंद रही, उन्होंने अपने ही शासनकाल के दौरान, अपने ही शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में, बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षा जगत के बड़े बड़े प्रिंसिपल की मौजूदगी में 4 बार ये मंजूर करवाया कि ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। सब ने एक हाथ में कहा हाँ लिए जाते हैं। क्या वो ये कहेंगे हमारे काम हुआ? चुनौती देता हूँ उनको, मैंने पिछली बार चुनौती नहीं दी, मैंने नम्रता से निवेदन, अब मैं चुनौती देता हूँ, हम दोनों को बैठा दे कि उन्होंने हमारी कौन सी योजनाएं जो माननीय वसुंधरा राजे के काल में बहुत बड़ी योजनाएं थी उनको बंद किया, नहीं तो मैं बताता हूं कि उन्होंने कौन सी योजनाएं बंद की।
इसीलिए सबसे मजाक पहले तो नहीं, वो चिरंजीवी का ही नाम उन्होंने लिया था। चिरंजीवी की बढ़िया, उससे भी अधिक उपयोगी उसका नाम बदल कर माँ योजना हमने लाई है। उसका वो तो उन्होंने सिर्फ 5 साल में 25 लाख का एक इलाज हुआ, घोटाले हुए। और हमने जो किया है वो आंकड़े हम सोशल मीडिया की मार्फत, प्रिंट मीडिया की मार्फत, इलेक्ट्रिक मीडिया की मार्फत पब्लिक के सामने धर रहे हैं। जोजरी नदी का जो इशू है, सरकार ने बजट जारी किया, लेकिन जो तस्वीरें आई बहुत जो कहें चिंताजनक थी, सवाल भी खड़े करती है सिस्टम पर। समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये विषय सही है। जोजरी हो, लूणी हो, बांडी हो, ये पश्चिमी राजस्थान की बड़ी नदियां हैं और शायद पूर्वी राजस्थान की नदियां हो। जिन जिन नदियों में प्रदूषित पानी जाता है वो हम सब के लिए ठीक नहीं है, जनता के लिए ठीक नहीं, खेती के लिए ठीक नहीं, पशु पक्षी के ठीक नहीं, मानव के लिए ठीक नहीं है। परंतु ये एक दिन की समस्या नहीं है। ये पहली सरकार बनरलाल सरकार है जिसने अपने फंड से अपने बजट में घोषणा कर 172 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जिसमें जितने भी सीवरेज प्लांट है उनको ठीक करना, एक सीवरेज प्लांट और लगाना। उसका मेन उद्देश्य ये है कि कोई अनट्रीटेड पानी नदी में जावे ही नहीं। और केंद्र सरकार ने भी इसमें पैसा दिया। हमने हमारा हिस्सा 40% था वो दे दिया है। केंद्र सरकार अपना 60% हिस्सा वो दे रही है। उसके लिए मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये टेंडर लग गए हैं और सारा काम पूरा होगा तो जोजरी नदी में अनट्रीटेड पानी पानी तो जाएगा, लेकिन अनट्रीटेड पानी नहीं जाएगा, धीरे धीरे निर्मल जल बहेगा। बातचीत की सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि रोजगार के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, और राजस्थान में राइजिंग राजस्थान एक माइलस्टोन, बड़ा इवेंट जिसके जरिए बहुत कुछ अचीव करने की बातें कही जा रही हैं। अभी अगर हम देखें आज की तारीख में क्या हासिल राजस्थान को हुआ है? राइजिंग राजस्थान, ये शब्द ही खुद में संपूर्ण है। ये उगते हुए राजस्थान का दर्शाता है। ये एक चमकते हुए राजस्थान को एक, मैं कहना चाहूँगा, एक अल्पकालीन मात्र 18 महीने की भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की नेतृत्व में चलने वाली सरकार, प्रथम वर्ष में सिर्फ राइजिंग राजस्थान ही नहीं, आज तक का जो लगभग 80 वर्ष में अब से पहले ना हुआ, वैसे कई विषय को उन्होंने छुआ। चाहे वो 2 शानदार जानदार बजट का मैं जिक्र करूंगा, प्रथम 4,90,000 करोड़ का और दूसरा 5,37,000 करोड़ का बजट। और सरकार बनते ही प्रथम वर्ष के अंदर ये एक साहसिक कदम, आज से पूर्व यदि आप देखेंगे तो लगभग अंतिम वर्ष सरकार का, उस समय ही ये लगभग मैं कहूँगा कि नाकामयाब कदम उठाए गए। लेकिन क्योंकि कुछ जब करने का जज्बा होता है, जब कुछ वाकई जमीन पर उतारने की एक सोच होती है, तभी प्रथम वर्ष के अंदर ये साहसिक कदम भजनलाल जी ने उठाया, भी बहुत ही अल्प समय के अंदर। क्योंकि 9, 10, 11 को तो ये संपूर्ण भी हो गया था। शुभारंभ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और 11 को इस कार्यक्रम का समापन भी हुआ। और प्रथम वर्ष में आज तक का ये एक गोल्डन आंकड़ा 35 लाख करोड़ का जो MOU हो, वैसे और भी ज़्यादा चुका है, लेकिन अब तक का वो रिपोर्ट कार्ड जब वापस फिर से 11 दिसंबर को मीडिया के समक्ष होंगे, प्रदेश की जनता के समक्ष मुख्यमंत्री जाएंगे, तब पूरा रिपोर्ट कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है मंत्री जी की जो MOU हुए हैं धरातल पर उतारने में बड़ी परेशानी आ रही है। हमारे विपक्ष के साथियों की तो मजाक करने की आदत पड़ गई है, उनको कहीं थोड़ा थोड़ा गंभीर भी हुए, वो हर समय विषय से इधर उधर भटकने का प्रयास करते हैं। उनको इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। उनके एक एक ये जो निराधार उठाए जाने वाले सवाल को प्रदेश की जनता देख रही है, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो देश आज़ादी के समय से राजनीति करने, जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, अब वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना युवाओं का आ गया है। वो अभी तक जो हम स्लेट और पार्टी के ऊपर वो उससे लिखते थे, अभी तक उसी से लिख रहे हैं। उनको पता नहीं, अब युवा मोबाइल के अंदर ऑनलाइन लिखना चालू हो गया है। यहाँ पर 4 लाख करोड़ से भी अधिक जमीन पर उतरा जा चुका है। बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये चर्चा है। मात्र 6 महीने हुए, अभी तक 7 महीना चल रहा है ये। 4 लाख करोड़ से ऊपर तो जमीन पर उतर चुका है। उनके अभी तक के क्या आंकड़े रहे हैं वो भी शायद उनको
जिम्मेदारी पूर्वक बताना चाहिए कि उन्होंने कितना निवेश जमीन पर उतारा। पश्चिमी राजस्थान को ड्रग फ्री बनाया जाएगा, ये आप आज हम कमिट कर रहे हैं। लगातार प्रयासरत हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इसके अंदर बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा सेना का पराक्रम, स्थानीय यहाँ के तमाम बाशिंदों का बड़ा सहयोग रहा, लेकिन अभी जो बासनीपुर की घटना आई, आपको लगता है कि कुछ सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश या साजिश जैसी कोई बात दिखती है आपको? देखिए, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। ऑपरेशन सिंदूर की आपने चर्चा करी है। हमारा पड़ोसी देश सदैव कुछ ना कुछ हरकत किए बिना मानता नहीं है, चाहे वो उरी की करूं, चाहे पुलवामा की करूं, चाहे ये पहलगाम की। लगातार 3 बार 3 तरीके से, चाहे वो ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, या इस बार ये वाटर स्ट्राइक। इस बार हमने तो जो सीमांत जिलों के अंदर प्रशासन ने, हमने सब ने मिल करके ब्लैकआउट भी डिक्लेयर किया गया, लोगों को अंदर रहने की अपील भी की गई, लेकिन वहाँ से कुछ हवा के अंदर मैं बोलना चाहूँगा बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कि वहाँ से ड्रोन आ रहे थे और लोगों के वीडियो आ रहे थे कि इनको पटक दो, इसको गिरा दो। एक जो विश्वास, एक जो 65 और 71 की भी लड़ाई यहाँ पर हमारे देशवासियों ने लड़ी है, उस समय जो एक भय का माहौल था, लेकिन आज जो एक विश्वास का माहौल मोदी जी ने चाहे देश के फौज को भी दिया है, चाहे जनता को भी दिया है। क्या आपको लगता है विपक्ष जो एकजुटता की बातें अभी तक आप खोखली बता रहे थे, अब लग रहा है कुछ काम हो रहा है उधर? मैं कह रहा हूँ, इनको पता ही नहीं चल रहा है किसको किसके साथ जुड़ना। हम तो खुद ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कब किसके साथ क्या हो जाता है। इनको बोलो एक ही साथ लाइनअप हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। जो महिला समूह जो आपने चलाया है, और क्योंकि हम अभी डॉक्टर अविनाश गहलोत जी यहाँ पर थे, कोऑपरेटिव्स मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका आप जीता जागता उदाहरण हैं आप। तो अगर हम महिला समूह की बात करें तो उसमें एक तो चुनौतियाँ कितनी आती है, क्योंकि जो फाइनेंस का काम है कि उसमें लोन मिलना, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोन्स दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बुनियादी वहाँ पर कोई सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है? और एक बार जब लोन आ जाता है तो लोन रीपे करना, उसके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट की भी ज़रूरत है। तो आपका अनुभव को बताते हुए हमें बताइए कि ये कैसे सफल हो सकता है? बिल्कुल, मैंने एक समूह से ही शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे शुरुआत में जब मैंने काम की शुरुआत की तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए थे। बैग पे जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो तो सुई धागे से कर लिया, लेकिन जो उसकी स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो मैंने सोचा मैं अकेली तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर हम समूह में और भी बहनें मेरे साथ में आएगी तो हम मिलके कर सकते हैं। तो यही सोच के हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। लेकिन अगर हमारे हाथ में कोई ऐसा काम नहीं है और हम लोन ले लेते हैं तो लोन की किस्त वापस कहाँ से भरेंगे? पहले मेरा मानना ये है कि पहले कोई भी महिलाएं हैं उसके पास में रोजगार का साधन होना चाहिए, ताकि वो लोन लेके उस काम को और बेहतर कर सके और बेहतर करके वापस वो अपने लोन की किस्त है वो आसानी से चुका सके। कई जगह मैंने देखा है वो लोन ले लेती है लेकिन वापस नहीं भर पाती है, क्योंकि घर वाले कहीं और लगा देते हैं। अब उनके पास में कोई इनकम ही नहीं है तो वो कहाँ से लोन भरेगी? तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को जागरूक होना है। अगर आपको लोन की ज़रूरत है आपको तो आप लोन लीजिए, लेकिन आप उस लोन के पैसे को ऐसे काम में लगाइए ताकि आपका कैरियर भी बन सके। आप ऐसा स्टार्टअप करिए जो आसानी से वापस किस्त भर के उस लोन को भी चुका सके और बहनों को साथ में जोड़ के उनको भी रोजगार से जोड़ सके। इंटरनेशनल मार्केट आपने कैसे चुना और कैसे ढूंढा? देखिए, जब मैंने काम की शुरुआत की तब मुझे सिर्फ मेरी तकलीफें दिख रही थी। जब मैं काम कर रही थी और मेरे पास में 2-3 महिलाएं आके बोलती है कि हम आपको काम करते हुए देखते हैं लेकिन हमें भी काम की ज़रूरत है। अच्छा। तो मैंने कभी पीछे ये नहीं देखा कि पीछे मेरे पास में काम है या नहीं है। जो मेरे हाथ में होता, मेरे से जो मदद होती मैं उनकी कर देती। बाद में धीरे धीरे लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, और बहनों की है, और बहनों के लिए मुझे क्या करना है ये मैं ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के साथ में जुड़ी और हमने मीटिंग में ये तय किया कि जो हमारा यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, जो यहाँ की कला है,
इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे हम और बहनों को साथ में जोड़ सकें और ये प्रोडक्ट है हम बाहर तक ले जा सकें। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए जिससे आपके प्रोडक्ट है वो हैंड टू हैंड सेल भी हो जाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा एग्जीबिशन होते कहाँ, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे हस्तशिल्प के बड़े एग्जीबिशन लगते हैं, वहाँ आप एग्जीबिशन लगाइए। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले हमें भी नहीं भेजेंगे और हम तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी नहीं गए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर दिमाग में आया कि हम कोशिश करते हैं, तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया और 2010 में हमने फर्स्ट एग्जीबिशन किया था दिल्ली में रफ़ी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुंचे। घर वालों ने देवर को साथ में भेजा, ननद को साथ में भेजा कि आप साथ में जाओ, अकेले तो जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कुछ भी हो हम शुरुआत करते हैं। तो वो एग्जीबिशन हमारा 3 दिन का था, तो काफ़ी घबराहट थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और एग्जीबिशन हमारा बूथ लगाया, ज़्यादातर हमारे कस्टमर है वो लेडीज़ होती है और वो समझ गई कि ये गांव से आए हैं, बहुत घबरा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट है, ये हाथ से बनाई या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा हाथ का काम है। तो वो जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नेक्स्ट एग्जीबिशन की हमें अच्छी तैयारी करनी है। तो वापस आके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ बहनें हमारे साथ में जुड़ी, जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और बहनें साथ में आना शुरू हुई। इधर हमने प्रोडक्ट में नवाचार करना शुरू किया। पहले हम सिर्फ कुशन कवर, बेड कवर, होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए ताकि ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया, जैसे टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, ऐसा फैब्रिक लेके हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। जब हम नेक्स्ट एग्जीबिशन में गए तो फिर हमारी 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई थी, सोल्ड आउट। 50 हज़ार भी नहीं, पूरी 11 लाख की सेल की थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर राजस्थानी को भीष्म पितामह अगर कोई कहे गए तो वो कन्हैयालाल जी सेठिया ने कहे गए। एक बार ताली बां के लिए आप जरूर बजाओ। अरे ई पर तनड़ो मनड़ो वारा, इन पर जीवन प्राण उबारा, इरी धजा उड़े गिगनारा, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। आ तो सुरगान सरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। हो सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल कर जावे, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। हो लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, मक्की झाला देर बुलावे, कुदरत दोन्यों हाथ लुटावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। आ तो सुरगान सरमावे, इन पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। जबरदस्त लोकगीत है वो। बजरंग लाल जी पारीक जो नवलगढ़ की पावन धरा पर जन्म लिया, बाको लिखेड़ो है। अरे सिसक सिसक कर गोरी रोवे, तकियो कालो करियो जी, उगते सूरज रसियो आयो, हाथ पीठ पर धरियो जी, कठे बिताई सारी रात थाने, उग आयो पर भात, मारूणी थारी बिल खे छे जी बिल खे छे। चांद चढ़ोगी, वो तो रोमा देवी जी ने भी आवे गानो साथ साथ गुनगुनान के लाग रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। बा कहने के लाग रही है कि तलवार पर सर रखनो है, आप बताओ मने, मेरे पति से मोहब्बत करनो गुनाह है तो सजा दो मने। ए मोहब्बत के इतिहासकारों,
अगर मैं हरफे गलत हूं तो मिटा दो मने। अरे तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। अरे हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आए, तुम बिन मेरा कौन यहाँ जो बाह पकड़ ले जाए। अरे भटक रहा राहों में बाबा राह बताओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे, हम सब की विपदा को बाबा दूर भगाओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना।